हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लीडर्स में। मेरा नाम है आशीष सिंह और आज से हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की क्विक रिवीजन सीरीज। आज की क्लास में हम भारत में यूरोपियों का आगमन समझेंगे और भारत में ब्रिटिश राज्य का विस्तार कैसे हुआ इसको भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भारत में यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि यूरोपियों के आगमन के कारण क्या थे। तो हम अगर कारणों की तरफ देखें तो यहाँ पे जो पहला कारण हमारे सामने आता है वो क्या आता है, वो आता है भारत के समृद्ध व्यापार की तरफ। इनकी एक व्यापार करने की भारत में इनको लालसा थी, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरा कारण था भूमध्य सागर पे जो एक सागर मार्ग था, भूमध्य सागर मार्ग, वहाँ पर अब ऑटोमन साम्राज्य के तुर्कों का अब कब्जा हो चुका था, जिस वजह से जो इनका नॉर्मल जो पहले फ्लो चल रहा था कि पहले ये लोग कुस्तुतुनिया आते, कुस्तुतुनिया से अफ्रीका चले जाते, अफ्रीका में व्यापार करते, वो फ्लो जो है अब वो बिगड़ चुका था। इस वजह से इनको क्या करना था कि हर हाल में एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिस रास्ते से ये लोग एशिया में और अफ्रीका में व्यापार कर सकें। तो पहले तो ये सीधे सीधे आते थे और चले जाते थे, पर अब क्या हुआ कि इसमें अब बीच में तुर्कों का राज आ गया। अब तुर्कों ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया, तो तुर्कों की वजह से इनको नए रास्ते ढूंढने पड़ रहे थे। तीसरा कारण जो था वो इनका भारत की तरफ आने का वो ये था कि व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार और उपनिवेश की स्थापना करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी जगह पर दूसरा कोई देश किसी दूसरे देश की तरफ युद्ध, आक्रमण या कोई भी ऐसी जो कहा जाए कि ज़मीन कब्जाने की कोशिश करता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत खर्चा लगता है। उसमें खर्चा लगता है, उसमें लोग मरते हैं। तो उस खर्चे और लोग मरने को जस्टिफाई करने के लिए जो राजा महाराजा होते थे, जो शासक हुआ करते थे उस वर्ग उस समय के, वो लोग क्या करते थे, उसे धर्म के साथ जोड़ देते थे। और क्यों जोड़ देते थे धर्म के साथ? क्योंकि इससे क्या होता है, सामाजिक मान्यता मिल जाती थी। ठीक है, और सामाजिक मान्यता मिल जाती थी तो जो खर्च बढ़ रहा है, जो लोगों के ऊपर आर्थिक आधार बढ़ रहा है, आर्थिक आघात होगा, या जो लोगों की जान माल की हानि होगी, उस जान माल की हानि को वो लोग क्या करेंगे, वो धर्म के साथ में जोड़ देंगे और उसका एक्सेप्टेंस जो है या स्वीकार्यता जो है वो बढ़ जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्व के देशों में धन, सोना, चांदी और संसाधनों की खोज की जानी चाहिए। ठीक है, तो धन संसाधन की खोज दुनिया भर का जो है वो नियम तब से लेके आज तक चला आ रहा है, हर आदमी करता ही है। तो इसी हिसाब से यूरोपियों के आगमन के कारणों को हम याद रखेंगे। ये इसलिए याद रखने ज़रूरी है क्योंकि सिंगल लाइन के क्वेश्चन में ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी एक पॉइंट को उठा के उसमें डाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि भारत में यूरोपियों के आगमन के का निम्नलिखित में से भारत में यूरोपियों का आगमन का कारण क्या था, तो उसमें वो रख देगा धर्म का प्रचार। बाकी तीन ऑप्शंस गलत हैं, चौथा ऑप्शन धर्म का प्रचार है वो सही है। ठीक है, तो इसलिए ये चारों हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो चारों का याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि भारत में किसी भी देश में अब व्यापार करने के लिए ही आता है आदमी। अपनी ज़मीन छोड़ता है, दूसरी ज़मीन पे जाता है, क्यों जाता है? व्यापार करने के लिए जाता है। तो पहला कारण हो गया व्यापार करना। दूसरा कारण होता है कि उसके अंदर एक नवीन अन्वेषण की, नवीन खोज की एक आदत होती है, इसलिए उसने क्या करा, नया रास्ता ढूँढने के लिए चल दिया। तीसरा कारण होता है कि वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जाता है। चौथा कारण उसमें होता है कि वो उस देश में जाएगा, किसी दूसरे देश में, तो वहाँ से धन, सोना, चाँदी और वहाँ के संसाधनों को अपने कब्ज़े में लेना चाहेगा। तो इस वजह से यूरोपियों ने भारत और बाकी जो पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया थी, इस तरफ आना शुरू किया। अब अगर हम इनके आने का क्रम देखें तो इनके आने में क्या है कि भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ। तो इनके आगमन का जो क्रम है वो है ऐसा कि वो है, पहले नंबर पे जो आगमन हुआ, सबसे पहला आगमन जो है वो पुर्तगालियों का हुआ। उसके बाद जो दूसरा आगमन हुआ वो डच का हुआ। फिर जो आगमन है वो अंग्रेज़ों का है, फिर डैनिश है और फिर रहता है फ्रांसीसी। तो नंबर 1 पे हो गए पुर्तगाली, नंबर 2 पे हो गए डच का आगमन, नंबर 3 पे हो गया अंग्रेज, फिर आते हैं नंबर 4 पे डैनिश और सबसे आखिरी में आए फ्रांसीसी। अब इसमें क्या है, स्वीडिश भी थोड़ा बहुत हिस्सा भारत में रहा है पर बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हमें ध्यान देना है इन देशों के क्रम पे। तो ये क्रम क्या है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको ये क्रम क्या है। ये क्रम है, पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, चौथे नंबर पे डैनिश और पाँचवें नंबर पे आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जब पुर्तगाली भारत में आते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो आदमी आया भारत में वो आया वास्को डी गामा। वो 1498 में भारत पे आता है, भारत में आता है, और ये किसकी मदद से आता है, एक मार्गदर्शक इसको मदद करता है अब्दुल मजीद नाम का। किस नाम से वो था बंदा, वो बंदा था अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद।
ठीक है। तो अब्दुल मजीद नाम के एक व्यक्ति की मदद से ये भारत में आता है और कालीकट पर ये पहुंचता है। वहाँ पे इसको राजा जमोरिन से इसकी मुलाकात होती है और वो इसको यहाँ पे भारत में व्यापार करने की अनुमति दे देता है। वास्को डी गामा को आप वैसे भी याद रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि वास्को डी गामा से भी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। वास्को डी गामा ये 3 बार भारत आता है। पहली बार आता है 1498 में, सॉरी, पहली बार आया है 1498 में। दूसरी बार जो इसका आना है 1498, दूसरी बार आना जो हुआ वो इसका 1502 में हुआ, और तीसरी बार ये 1524 में आया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कब आया था तीसरी बार, क्योंकि 1525 में ये यहीं मर गया। ठीक है, 1525 में इसकी मृत्यु हो गई और ये यहीं ख़त्म हो गया और इसकी समाधि भी यहीं बनाई गई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 1503 में जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपना पहला 1503 में इन लोगों ने 1498 में ये लोग आए और 1503 में इन्होंने अपना पहला दुर्ग जो था वो कोचीन में अपना पहला दुर्ग बना दिया है। कोचीन में दुर्ग जो है वो इनका बन गया। ठीक है, उसके बाद इसको देखें तो अंग्रेज जो थे, अब देखें जो बड़ी शक्ति के तौर पे आए वो अंग्रेज आते हैं हमारे सामने। अंग्रेज जो हैं उन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन में जो रानी थी वो थी रानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, और भारत में उस समय जो शासक थे 1600 में वो थे राजा अकबर। तो इस समय के दोनों राजाओं को आप याद रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में किसका शासन था। तो ध्यान रखने की बात है कि उस समय भारत में शासन जो था वो बादशाह अकबर का शासन था और वहाँ रानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी। तो अंग्रेज यहाँ भारत में आ गए। तो अंग्रेजों में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों में एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में स्थल मार्ग से, कौन से स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेज। तो स्थल मार्ग से जो भारत आया वो था पहला जॉन मिल्टन हॉल। ये स्थल मार्ग से 1599 में भारत आया था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आया कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये आया समुद्र मार्ग से आने वाला पहला। तो ये दोनों क्वेश्चंस के तौर पे आपको ध्यान रखने हैं। एक आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला ब्रिटिश कौन था, वो था जॉन मिल्टन हॉल। और अगर हम देखें कि समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था, वो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। उसके बाद देखते हैं हम कि कंपनी का गठन जो हो गया उसके बाद ये लोग 1608 में जब यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, ठीक है, तो इनको 1613 में, कब, 1613 में इन्हें सूरत गुजरात इसमें व्यापार की अनुमति मिली। सूरत को क्यों चुनते हैं ये लोग? सूरत को इसलिए चुनते हैं क्योंकि अरब सागर के नज़दीक। ठीक है, तो व्यापार की अनुमति मिली सूरत में इनको। उसके बाद इनको क्या हुआ कि इन्होंने पहला कारखाना, जो अगर पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल कि पहला कारखाना जो था अंग्रेजों का कहाँ बना, तो वो सूरत में बना। कब बना? तो वो बना आपका जाकर 1613 में। तो फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट जो कारखाना है अंग्रेजों का वो कहाँ बन रहा है, वो 1613 में सूरत में बनता है। ठीक है, वो 1613 में सूरत में बनता है। 1700 फिर फ्रांसीसी हैं, 1764 में आते हैं, 1664 में, सॉरी 1664 में यहाँ आते हैं। और 1760 में, कब, 1760 में फ्रांसीसियों की एक टीम जो है अंग्रेजों और कर्नाटक युद्ध के नाम से अंग्रेज और फ्रांसीसी जो हैं वो भारतीय शक्तियों के पीछे खड़े होकर लड़ जाते हैं। तो 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद से फ्रांस जो है उसकी सत्ता, उसकी जो शक्ति है वो सीमित होने लगी। फ्रांस यहाँ पे हार गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय कैसे होता है? अब ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय मैंने बताया कि 1600 में जाके इनकी कंपनी बनती है, ये लोग भारत आते हैं। 1613 में इनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलती है। उसके बाद ये जगह जगह अपनी फैक्ट्री खोलते हैं और ये अपना बेस जो है ये पश्चिमी तट से हटा के अब ये क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं बंगाल में। बंगाल उस समय जो था वो बहुत ही समृद्ध राज्यों में से एक था।
बंगाल की जो समृद्धता थी उसको देखते हुए ये लोग बंगाल की तरफ बढ़ जाते हैं, बंगाल में अपनी फैक्ट्रियाँ शुरू करते हैं, कलकत्ता वगैरह में। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इनकी झड़प शुरू हो जाती है वहाँ के नवाब से, और वहाँ उस समय नवाब के तौर पर बैठा हुआ था नवाब सिराजुद्दौला। तो नवाब सिराजुद्दौला के साथ में जब इनकी झड़प बढ़ने लगती है, जब नवाब के साथ में इनका संतोष बढ़ जाता है, तो नवाब के साथ में इनकी लड़ाई शुरू होती है, और उस लड़ाई को, फेमस लड़ाई है 1757 की प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी के युद्ध को अगर हम देखें, 1757 का प्लासी का युद्ध, तो 1757 के प्लासी का युद्ध, प्लासी जो है वो बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक जगह है प्लासी, वहाँ लड़ाई होती है। वहाँ पे क्या होता है कि वो लड़ाई एक्चुअली में युद्ध के तौर पे होती ही नहीं है, वो एक झड़प मात्र के तौर पे देखी जाती है। क्यों मानी जाती है झड़प? क्योंकि उस समय बंगाल में जो सेनापति था मीर जाफर, वो जाके अंग्रेजों से मिल गया था, और उसने क्या करा कि उसकी सेना जो है वो अपनी जगह से आगे बढ़ी ही नहीं। तो नवाब की सेना जो है वो कमज़ोर पड़ गई, और नवाब जो है वो जल्दी ही हार गया, और नवाब के हार के बाद नवाब को मार दिया गया, और जो शासन था वो मीर जाफर को दे दिया गया। उसके बाद अगला देखते हैं हम 1764, एक अगली बड़ी लड़ाई जो अंग्रेज लड़ते हैं, जो वास्तविक युद्ध माना जाता है, वो 1764 का बक्सर का युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में जो है वो एक तरफ जो है एक संयुक्त सेना थी, जो संयुक्त सेना मीर कासिम, जो बंगाल का अबदस्त नवाब था, मीर जाफर के बाद उसको बना दिया गया था, तो मीर कासिम की सेना थी। दूसरी सेना जो उसमें थी वो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की सेना थी, और तीसरी सेना जो थी वो अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, उनकी सेना थी। तो बक्सर एक जगह है बिहार में, वहाँ बक्सर के युद्ध में जाकर अंग्रेज और जो संयुक्त सेना है उनकी लड़ाई होती है, जिसमें संयुक्त सेना हार जाती है। संयुक्त सेना की हार के बाद जो है वो 1765 में जाकर इलाहाबाद की संधि होती है, और इस इलाहाबाद की संधि में जो है वो दीवानी अधिकार जो है वो शाह आलम जो है वो आप इनको अंग्रेजों को दे देता है। और वो शाह आलम जो दीवानी अधिकार देता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मतलब राजस्व प्राप्ति की जो शक्ति है वो दे दी जाती है अंग्रेजों को। उसके बाद जो अगली बड़ी चीज़ आती है वो आती है, जब आप देख लीजिए राजस्व की शक्ति उनको मिल गई है 1765 में, तो क्या होगा, अंग्रेज जब बिना किसी फॉर्मुलेशन के या बिना किसी, एक कोई संगठन ही नहीं है जिसके, उनको कह दिया गया है कि जाओ राजस्व वसूल लो, तो राजस्व वसूलने में फिर तो वो लोग जो है वो गदर कर देंगे बिल्कुल ही। तो उस चीज़ को संभालने के लिए जो अनियंत्रित हो गए थे अंग्रेज 1765 से 1773 तक आते आते, उस चीज़ को संभालने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत भेजा जाता है, और एक एक्ट बनाया जाता है, जिस एक्ट का नाम रखा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग पॉलिटी वाला सेक्शन को देखेंगे। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला कदम था जब कंपनी के कार्यों के ऊपर, कंपनी के प्रशासन के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1772 के बाद एक बड़ा घटनाक्रम के तौर पे 1793 का स्थायी बंदोबस्त आता है। 1793 का स्थायी बंदोबस्त। अब यहाँ 1773 में रेगुलेशन तो शुरू हो गया, नियमन शुरू कर दिए गए। अब 1792 की बात, 93 की बात करते हैं, तो यहाँ स्थायी बंदोबस्त थी। टोटल मिला के 3 तरीके की इन्होंने राजस्व प्रणालियाँ भारत में अपनाई थी, भूमि राजस्व प्रणालियाँ। और इन भूमि राजस्व प्रणालियों में सबसे पहली जो भूमि राजस्व प्रणाली थी वो थी 1793 का स्थायी बंदोबस्त। इस स्थायी बंदोबस्त में क्या किया जाता था कि जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया, और जो खेती करते थे किसान, उन्हें किराएदार के तौर पे लिया गया। तो कंपनी, ठीक है, कंपनी और जो जमींदार थे इनके बीच में डील हो गई, और जमींदारों से बोला गया कि जमींदार जो है वो एक निश्चित धनराशि जो है वो जमा करवाएंगे, और उस निश्चित धनराशि में उनका कुछ कमीशन होगा, वो अपना कमीशन रख लेंगे, और बाकी निश्चित धनराशि जो है वो कंपनी के, सरकार के खाते में जमा कर देंगे, और इस तरीके से वो अपनी जमींदारी बचाए रख सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उस चीज़ को कहते हैं सनसेट क्लॉज, या फिर सूर्यास्त का सिद्धांत। सूर्यास्त का सिद्धांत जो है वो स्थायी बंदोबस्त से ही जुड़ा हुआ था, और सूर्यास्त के सिद्धांत में क्या होता है कि अगर आपने इस तारीख को, एक निश्चित तारीख कर दी, अगर उस तारीख तक अगर आपने लगान या दीवानी जो है वो जो राजस्व है वो जमा नहीं कर पाते हैं जमींदार, तो जमींदार की जमींदारी खत्म हो जाएगी।
तो इस हिसाब से इन्होंने क्या करा कि इस हिसाब से 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ऐसे ही दो और बंदोबस्त किए गए, एक का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरे का नाम था महालवाड़ी। तो क्या है रैयतवाड़ी? रैयतवाड़ी में इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जहाँ पे जमींदार की व्यवस्था ही नहीं थी, जिन एरियाज में, जिन क्षेत्रों में जमींदार जैसी कोई चीज़ थी नहीं, उन एरिया में इन्होंने सीधे जनता के साथ में डील करी। जो जमीन जोत रहा था उसी को उसका मालिक मान लिया और उसको मालिक मानते हुए क्या करा कि अब तुम्हारे साथ ही हमने सीधे सीधी कंपनी ने कहा कि भाई अब तेरे साथ हमने सीधे सीधी जो है वो डील कर रहे हैं, तू हमें इतना रुपया ला के देगा, अपनी ज़मीन पे खेती करने की तुझे अनुमति है। अगर तुम वो पैसा नहीं दे पाते हो तो ज़मीन तुम्हारी जब्त कर ली जाएगी और उसे बेच दिया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में ज़मीनों को बिकने की बात आई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद हम तीसरी व्यवस्था को देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी जो थी वो मैक्सिममली जो थी वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो हमें देखने को मिलती है। तो ये अगर हम भारत को माने, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो था वो मैक्सिमम जो था वो स्थायी बंदोबस्त के अंदर था, ये स्थायी में था। और ये जो हिस्सा था ये आपका रैयतवाड़ी में था, दक्षिण भारत वाला। और ये जो हिस्सा था पश्चिम भारत वाला, ये महाल में गया, महालवाड़ी सिस्टम में ये गया था। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, तीसरी जो मैंने बताई महालवाड़ी क्या थी, तो महालवाड़ी के अंतर्गत क्या होता था कि महालवाड़ी में पूरे गांव को एक इकाई मान लिया जाता था और गांव के सरपंच का ये काम हुआ करता था कि तुम लगान वसूल करके हमें दोगे, बाकी अंदर तुम्हें किसको जमीन कैसे वो जोत करवानी है वो तुम देखो। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा स्थायी बंदोबस्त हो गया। तो स्थायी बंदोबस्त के बाद जो अगला बड़ा कदम आया वो आया 1813 का चार्टर। तो हमने देखा 1813 का चार्टर, 1813 के चार्टर में कुछ बहुत विशेष चीज़ें हुई। 1813 के चार्टर की जो सबसे विशेष चीज़ थी वो ये थी कि कंपनी का जो भारत पर व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को प्राप्त था। 1600 में जब इसको अनुमति मिली थी भारत में व्यापार करने की, तो ये कह दिया गया था कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। एकाधिकार का मतलब सिर्फ कंपनी ही कर सकती है, कंपनी के अधीन ही वो व्यापार होगा, और जो ब्रिटिशर्स थे या उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। पर क्या हुआ कि 1813 तक आते आते जो थे वो बाकी ब्रिटिश के जो नागरिक थे उनको भी ये लगा कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है कंपनी को, तो हम लोग पीछे क्यों रहें, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। एक दबाव बनना ब्रिटेन में शुरू हुआ। उस दबाव के परिणाम स्वरूप जो था वो 1813 का चार्टर लाया गया और 1813 के चार्टर में कंपनी के व्यापार पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। सिर्फ दो चीज़ों पे वो एकाधिकार रखती थी, एक चीन के साथ व्यापार पे और दूसरी जो थी वो भारत से चीनी के व्यापार पर जो थी वो एक मोनोपोली रख रही थी, एकाधिकार रख रही थी। बाकी सारे व्यापारों को भारत में अन्य जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज नागरिक थे, उनके लिए खोल दिया गया था। तो कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया, चाय व्यापार को छोड़कर। उसके अलावा जो इसमें आया बड़ी चीज़ 1813 में, उसमें आपको याद रखना है कि शिक्षा के लिए पहला प्रयास, भारतीयों की शिक्षा का फर्स्ट प्रयास जो है वो यहीं हुआ। कब हुआ? 1813 के चार्टर में। इसमें क्या किया, 1,00,000 रुपए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1,00,000 रुपए जो है वो भारतीयों की शिक्षा पर व्यय किए जाएंगे। इसका उल्लेख जो था वो 1813 के चार्टर में था। इसके अलावा इस चार्टर में एक और बड़ी चीज़ थी, वो थी धर्म प्रचार की अनुमति। ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति अब तक नहीं मिली थी, धर्म प्रचार की अनुमति जो है वो इसी चार्टर से दे दी गई। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं इस चार्टर के बाद क्या होता है। इस चार्टर के बाद आता है अगला एक महत्वपूर्ण चार्टर है 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर से पहले हम लोग फिर से एक बार 1773 के चार्टर पे जाते हैं। 1773 के चार्टर में क्या होता है कि 1773 में 3 इनके पास प्रेसिडेंसीज थी, मतलब 3 राज्य थे एक मोटा मोटी। इन्होंने अपने शासन के हिसाब से 3 हिस्सों को बांट रखा था। पहला इनके पास था बम्बई, दूसरा था मद्रास, तीसरी थी कलकत्ता, तो बंगाल जिसे कहते हैं। तो एक था बम्बई, एक था मद्रास और तीसरी थी कलकत्ता। तो इन्होंने क्या किया, 1773 में जो कलकत्ता का जो गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसको केंद्रीकृत करते हुए, शक्ति प्रदान करते हुए इन दोनों को उसके अधीन कर दिया। मतलब अब बम्बई और मद्रास जो है वो उसके अधीन हो जाएंगी। और कलकत्ता के बंगाल के जो गवर्नर था उसको जो पोस्ट दी गई, उस पोस्ट का नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल।
1773 में जो गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो 1833 में आते आते केंद्रीकरण की कोशिश की गई। अब विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था और इस विस्तार को केंद्रीकृत करने के लिए, एक शक्ति के नीचे लाने के लिए, एक तरीके से शासन करने के लिए क्या किया गया, उस बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल पद घोषित कर दिया गया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे 1833 में, आपको जो याद रखना है वो ये है कि केंद्रीयकरण का पहला प्रयास 1833 में हुआ। और केंद्रीयकरण का पहला प्रयास अगर 1833 में होता है तो कैसे केंद्रीकृत किया गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। उसके अलावा ये एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जो पढ़ेंगे, वो हम लोग राजनीति विज्ञान जब पढ़ेंगे या भारतीय राजनीति जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है, केंद्रीयकरण का आरंभ होता है, और दूसरी चीज जो है वो भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बनता है यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद अगला देखते हैं 1833 के बाद से 1857 आते आते अब भारत भर में इनका कब्जा हो चुका था। इस पूरे कब्जे को इन्होंने जो है वो बहुत नए नए तरीके ढूंढ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिले, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि मिले। और इस वजह से क्या था कि भारत में एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर असंतोष फैलना शुरू हो गया था। और उस असंतोष की जो परिणति थी, जो वो जाके खुलता फूटता है असंतोष, वो 1857 की क्रांति के तौर पर फूटता है। अगले टॉपिक में हम इसकी डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति के जो मेन कारण थे वो क्या थे। अभी के लिए हम ये मानते हैं कि क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से आदमी असंतुष्ट होने लगता है सरकार से, उसकी नीतियों से, उससे जब उसको परेशानी शुरू हो जाती है तो वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और वो एक विद्रोह के रूप में बदल जाते हैं। और यही विद्रोह जो है वो 1857 में हमें देखने को मिलता है और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि क्या है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, इसकी युद्ध और संधियों के बारे में देखें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखनी होंगी। मैसूर युद्ध, मैसूर से साथ में अंग्रेजों ने जो है वो 4 बार युद्ध किया। तो पहला मैसूर युद्ध जो है वो 1767 में होता है, दूसरा मैसूर युद्ध जो है वो 1780 में होता है, तीसरा मैसूर युद्ध जो है वो 1790 में होता है, और चौथा जो है वो 1799 में होता है। तो जो पहला है उसमें हैदर अली का नेतृत्व था, अंग्रेज हार गए थे। दूसरा जो है वो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा गया था। तीसरा जो है 1790 से 92, इसमें लॉर्ड कार्नवालिस था अंग्रेजों का सेनापति, और टीपू सुल्तान था, जिसमें एक टीपू की हार मानी जाती है कि टीपू इसमें हार गया था। और 1799 तक आते आते लॉर्ड वेलेजली ने टीपू को पूर्णतः हरा दिया और टीपू सुल्तान को मार दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला महत्वपूर्ण काम है इस समय में हमें याद रखने के लिए, वो काम है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि 1798 से 1805। अब सहायक संधि के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। तो सहायक संधि क्या है? सहायक संधि के अंतर्गत क्या करते हैं अंग्रेज, कहते हैं कि भैया तुम्हें अपनी विदेशी नीति जो है वो हमें सौंपनी होगी। कैसे सौंपनी होगी वो बता देता हूँ। अंग्रेजों ने कहा कि अब आपको जब भी किसी एक राज्य को दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध रखना होगा तो उस संबंध से पहले उन्हें अंग्रेजों की पूर्वानुमति लेनी होगी। तुम्हारी सुरक्षा की, मतलब भारतीय राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले ली और कहा कि हम तुम्हारे पास में क्या करेंगे, एक अपनी सेना की टुकड़ी रख देंगे, उस सेना की टुकड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर खर्चा नहीं दे पाते हो तो एक काम करो, हमें कोई जमीन दे दो और उस जमीन के जो राजस्व हमें मिलेगा उससे हम अपनी सेना की जिम्मेदारी कर लेंगे। तो ये कितनी अच्छी नीति हो गई अंग्रेजों के फायदे के लिए कि क्या करा कि उन्होंने एक तो बड़ी सेना रखने की उनको मौका मिल गया, सेना तो उनकी पर खर्चा भारतीय राजा का। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि किसी वजह से राजा खर्चा नहीं दे पाता है तो सेना तो उनकी और जमीन जो है वो उनको बिना लड़े ही मिल गई। और तीसरी चीज क्या हुआ, भारतीय राज्यों के आपसी संबंधों को बीच में रोक दिया गया, क्योंकि अब किसी भी प्रकार के आपसी संबंध को बनाने के लिए हर हाल में अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी। तो ये थी सहायक संधि और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है लॉर्ड वेलेजली, इसके द्वारा ये लाई गई थी। आगे देखते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1817 में यहाँ पे आके
आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो आंग्ल और मराठा मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में 3 बार युद्ध होता है, ठीक है। तो 1817 में तीसरा युद्ध जब होता है तो फिर मराठाओं की शक्ति खत्म हो जाती है। मराठाओं की शक्ति खत्म होकर मराठा पेशवा को पेंशन देके विठूर भेज दिया जाता है, ठीक है। और विठूर का है कानपुर के पास में, यहाँ इनको शिफ्ट कर दिया जाता है और महाराष्ट्र से इनको हटा दिया जाता है। 1845 में एक युद्ध होता है इनका, आंग्ल सिख युद्ध, जो इनका बिल्कुल क्या करता है, इन्हें पश्चिम भारत में इनको अपने पैर पसारने की जगह देता है। सतलुज नदी के पश्चिम में जो है वो सिख राज्य था और पूर्व की हिस्से में ये जो था ये अंग्रेजों का राज्य था। तो इस तरफ इनको आने की अनुमति मिल जाती है और ये लोग यहाँ पे अपना पैर पसारना शुरू कर देते हैं। 1848 में जब द्वितीय सिख युद्ध होता है, उस युद्ध में सिखों की हार होती है और पंजाब राज्य का विलय जो है वो शेष भारत के साथ में, अंग्रेजों के शेष जो अंग्रेजी आधिपत्य वाला भारत था उसके साथ में हो जाता है। 1856 एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, हमें पता ही है कि 1856 में जो था वो अवध के राजा, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको अबदस्त कर दिया जाता है। उनको अबदस्त किया जाता है किस आधार पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। उनको अबदस्त किया जाता है कुशासन के आधार पे। आउटरम रिपोर्ट आई थी, जेम्स आउटरम की एक रिपोर्ट थी जिसने ये कहा कि जो अवध है उसमें बहुत ज़्यादा कुशासन फैल गया है और इसलिए वहाँ की सत्ता जो है वो अब ब्रिटिश राज्य को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और इसी आधार को मानते हुए जो नवाब थे उनको अबदस्त कर दिया जाता है और निर्वासित कर दिया जाता है बंगाल के लिए, और अवध का जो राज्य होता है उस पर ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अब ब्रिटिश शासन से हुए प्रमुख परिवर्तनों को देखें तो प्रशासनिक परिवर्तन कुछ देखने को हमें मिलते हैं। प्रशासन में जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं, केंद्रीकृत प्रशासन हो गया, भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत हो गई, ठीक है। उसके अलावा क्या है, न्याय व्यवस्था का विकास हुआ। पहले न्याय होता था पंचायतों के थ्रू, ठीक है, और अब न्याय व्यवस्था कैसे हो गई, अब न्याय व्यवस्था जो हो गई अदालतों से शुरू हो चुकी थी। फिर आते हैं आर्थिक परिवर्तन, यहाँ दिखते हैं। हमने अभी बात की थी भूमि राजस्व व्यवस्था की, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी मैंने आपको बताए, ये तीनों चल रहे थे। भारत से धन का निर्गमन, अब क्या था, भारत में काम करने वाले जितने भी ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन सबको पैसा जो है वो भारत की तनख्वाह से ही दिया जाता था। धन का निर्गमन क्या था, मोटा मोटी भारत से जो धन को ये लोग निकाल रहे थे, जो भारतीयों से धन वसूल कर रहे थे, उसका प्रयोग ये वापस भारत में नहीं कर रहे थे, उसका प्रयोग ये जाके वापस ब्रिटेन में कर रहे थे। और ब्रिटेन से कर रहे थे तो ये निकला कहाँ से है, भारत में, ठीक है। और जाके खर्च कहाँ होता है, ये जाके खर्च होता है ब्रिटेन में। तो अर्थव्यवस्था उनकी बेहतर हो रही थी, हम जो है वो हमारा देश की अर्थव्यवस्था वो लगातार गिरती जा रही थी। फिर हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हो गया 1829 में। सती प्रथा के उन्मूलन से हमें याद रखना होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो इसके जो कहा जाए कि नेतृत्व उन्होंने ही किया था सती प्रथा उन्मूलन के आंदोलन का। दूसरा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 में आता है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे जुड़े हुए हैं। फिर है आधुनिक शिक्षा की शुरुआत, चार्ल्स वुड का डिस्पैच हमें यहाँ पे याद रखना होगा, 1854 में आता है। उसके बाद हम देखते हैं शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रभाव, अब अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर जो है वो फोकस होने लगा था। अंग्रेजी शिक्षा पे जब फोकस होगा तो क्या होगा, पाश्चात्य ज्ञान भारत में आएगा, और पाश्चात्य ज्ञान भारत में आएगा तो क्या होगा, हम आधुनिक विचारों से, जो आधुनिक विचार क्या होते हैं, आधुनिक विचार वो विचार होते हैं जिसमें मानव को केंद्र में रखा जाता है, ईश्वर को नहीं, मानव को केंद्र में रखा जाता है, तर्क को केंद्र में रखा जाता है, विज्ञान को केंद्र में रखा जाता है। मतलब विज्ञान मतलब जिसको प्रयोग के द्वारा हम क्या कर सकें, सिद्ध कर सकें, उन बातों को हम केंद्र में रखते हैं। तो ये आधुनिक विचार भारत में उस समय क्या था, ईश्वरवादिता जो थी वो ज़्यादा थी, ईश्वर को केंद्र में रखा जाता था। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि आज जब हमने अंग्रेजी की, जब हमें शिक्षा हो गई अंग्रेजी में, तो हमने उनकी किताबें पढ़ना शुरू करी, हमने उनकी किताबें पढ़ी तो हमारे अंदर ये चीज़ आई कि सारी चीज़ों के केंद्र में तो इंसान ही है। ईश्वर की तरफ भी अगर हम देखें तो उसकी भी तो रचना इंसान ही है। तो फोकस हमें किस पे करना है, इंसान पे करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधुनिकवाद की शुरुआत होती है। उसके अलावा क्या होता है, रेल, डाक, तार जैसी क्या होती है, अवसंरचना का निर्माण होता है। और इस अवसंरचना ने क्या किया, रेल का आपको पता ही होगा, रेल ने क्या करा, रेल ने पूरे भारत को एक नक्शे में जोड़ दिया। जो भारत पहले बिखरा बिखरा था, उस रेल ने आकर उस भारत को एक नक्शे में जोड़ दिया। और साथ ही साथ क्या किया, ना सिर्फ भारत का राजनीतिक नक्शा एक करा, ये पूरे भारत को इसने राजनीतिक तौर पे भी एक कर दिया। अब यहाँ राजनीतिक तौर पे एक कर दिया, उससे क्या हुआ,
उससे क्या हुआ, उससे 1885 1853 में पहली रेल बनी और 1885 में पूरे भारत के लिए एक संगठन बन के खड़ा हो चुका था जिसका नाम था अखिल भारतीय कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कंपनी के शासन से ब्रिटिश क्राउन के शासन तक अगर हम देखें तो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद आता है 1858 का गुड गवर्नेंस या भारत शासन अधिनियम। इस 1858 के जो भारत शासन अधिनियम था, इससे कंपनी का जो भारत में शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और शासन व्यवस्था को कहाँ सौंप दिया गया, वो शासन व्यवस्था सौंप दी गई ब्रिटिश साम्राज्य को, जो है ब्रिटिश राजा को सौंप दी गई। और इसी के तहत एक पद बनाया गया वायसराय का पद। मतलब जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, कब 1773 में, 1833 में उसी पद को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 में उसी पद को भारत के गवर्नर जनरल से बदल के अब कर दिया गया क्या, वो कर दिया गया वायसराय का पद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगली तरफ क्या है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का जो विस्तार हुआ वो किस तरीके से हम देखने को मिलता है 1757 में। तो सिर्फ हम देख सकते हैं 1757 में ये बंगाल के हिस्सा है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, और ये बम्बई का हिस्सा है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, और थोड़ा बहुत जो है वो मद्रास के आसपास का हिस्सा है जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। 1805 आते आते जो है वो लगभग इतना हिस्सा जो है वो इनके पास आ चुका था, और 1858 आते आते लगभग पूरे भारत पर इनका नियंत्रण बन चुका था। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर। तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों में जो सबसे हमें सामने दिखाई देता है वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वो संस्थापक माना जाता है। उसके अलावा जो दूसरा हमें सामने दिखाई देता है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है। वो आगे हम लॉर्ड्स को जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि उसको कैसे रखना है हमें। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो 1786 से लेके 1793 तक रहता है भारत में। इसने स्थायी व्यवस्था जो थी, स्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था, उसकी शुरुआत करता है। भारत में सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके अलावा जो हम अगला देखते हैं वो अगला व्यक्ति जो है वो है आपका लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का मैंने आपको बताया था सहायक। तो उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी जो है ये सबसे युवा भारत में आया हुआ गवर्नर जनरल था, और इसके साथ ही इसने रेलवे के विकास में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1853 में इसी के काल में पहली ट्रेन जो थी वो चली थी भारत में। उसके अलावा ये लैप्स की नीति के लिए जाना जाता है। लैप्स की नीति जो है उसे हड़प का सिद्धांत कहते हैं। हड़प के सिद्धांत में क्या होता है कि जो भी राज्य अब बिना किसी वैध उत्तराधिकारी के, जिसमें राजा की मृत्यु हो जाती है, और उस राज्य को जो है वो ब्रिटिश अपने अंडर में ले लेंगे, और अगर उनको दत्तक लेना है, ठीक है, अगर दत्तक की जो व्यवस्था भारत में पहले से मान्य थी, अगर दत्तक व्यवस्था को उन्हें अपनाना है तो उसके लिए उन्हें पहले ब्रिटिश कंपनी से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, और उस अनुमति के बाद ही उनके पुत्र को जो है वो वैध उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा आज कि कैसे जो है वो एक 1600 सदी में, जो 16वीं सदी में अंत में आके 1600 सन में एक कंपनी बनती है, और वो धीरे धीरे जो है वो विस्तार करते करते भारत में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेती है। तो इसलिए कोटेशन भी हम कह सकते हैं कि व्यापार के बहाने आए थे, शासन पर छा गए, और फिर 1857 के बाद पूरे भारत पर राज करने लगे। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।